हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं एक नई यूनिट के साथ में। इसमें हम जावा यूनिट 2 की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, इनपुट आउटपुट के बेसिक्स होंगे, कैसे आप किसी फाइल को इनपुट ले सकते हैं, उसमें कैसे राइट कर सकते हैं, रीड और राइट के हमारे पास बफर रीडर, फाइल रीडर, ये सभी कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, या आप थ्रेडिंग भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक कोर कॉन्सेप्ट होता है जावा में। और ये आपको एकेटीयू में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा इससे, और एक क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग से मिलेगा। तो ये आपको यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि ये इजी भी आपको लगेगी, और ये जो है यूनिट जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है, अगर आपको चाहिए तो सिंपल टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना। उस लिंक को सिंपल आप क्लिक करके और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे अगर आप मुझे डीएम करेंगे देन मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और वहां से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ना, अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगती है, ये जो वन शॉट मैंने बनाया है, देन आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्रुप सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे इस पीडीएफ और इस वीडियो का एडवांटेज आपके ग्रुप वाले भी ले पाए, जिससे उनका भी एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है देन लाइक करना ना भूलें। नाउ विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इनटू इट। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है उसके पीछे का आइडिया क्या है, कि मतलब इसको क्यों यूज किया गया, हम उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो देखो, एक्सेप्शंस इन द जावा आर इवेंट्स एंड डिसरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम को, उसको थोड़ा सा चेंज करता है, डिसरप्ट करता है। तो इसका प्राइमरी गोल होता है, वो मैं देख लेता हूँ। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, एक्सेप्शन को हैंडल करना। एक्सेप्शन, यूजिंग एक्सेप्शन हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एरर्स को, और जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एक्सेप्शंस यूज करते हैं। जैसे कुछ हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास कुछ यहाँ पे एरर्स आ जाती हैं, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ये पता नहीं होती कब आ जाएंगी, ठीक है, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो वहां पे जब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए, हमें पता नहीं ये एरर आएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए हम सब लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे एक्सेप्शन का यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सेप्शन किस लिए, एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। और वो कैसी एरर्स होती हैं, वो एरर्स अनएक्सपेक्टेड होती हैं, वो पता नहीं होती है कब आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इंश्योरिंग द प्रोग्राम कैन कंटिन्यू और ग्रेसफुली शट डाउन। जब आपका मन हो तब शट डाउन हो, ऐसा नहीं है। जैसे देखो, आपको पता है कि जब आपका कोई भी कोड, जब आपका जो जावा फाइल है या प्रोग्राम होता है जावा का, वो क्या होता है, अगर आपका कोई भी एरर आया, तो वो क्या करता है, सिंपल क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हो, वो क्या करेगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। क्या टर्मिनेट कर देता है, आपका जो प्रोग्राम होता है, जो रन हो रहा होता है, वो रनिंग को यहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। समझ में आया? जब यहाँ पे रनिंग को स्टॉप कर देगा, लेकिन आप वहां पे नहीं चाहते ना, आपका कोई यूजर है वो डाले, अगर कोई भी चीज ऐसा, सपोज कुछ यूजर ने डाल दिया, कोई गलत इनपुट डाल दिया, सपोज उसने कोई रॉन्ग इनपुट डाल दिया, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, देन यूजर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, उसको पता ही नहीं चलेगा क्यों आया प्रॉब्लम। तो वहां पे प्रोग्राम ना टर्मिनेट होने की जगह पे वहां पे क्या हो, उसको मैसेज आए कि आपने ये चीज गलत डाली है, आप इसको सही करिए। जैसे आप एटीएम में क्या डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा पासवर्ड डालते हैं, और पासवर्ड डालने के बाद में आपका जब एरर आता है, तो आप क्या बताता है कि आपका पासवर्ड मैच नहीं किया है, ना कि वो शट डाउन हो जाता है, वो दोबारा से स्टार्ट करने को नहीं कहता है एटीएम। समझ में है ना? तो ये बेसिकली, ये जस्ट मैं रिलेट करने के लिए बताया हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्सेप्शन में। जो होता है मैं आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे एक्सेप्शन कहाँ पे आएगी, देखो, अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे आपको पता है 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 8 को 1 से डिवाइड करूँ, तब भी आंसर कितना आएगा, तब भी आ जाएगा यहाँ पे 8 को, अगर 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 8 आने वाला है। लेकिन अगर कह दिया जाए क्या 5 को आप 0 से डिवाइड करिए, तब यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, तब यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये 0 डिवीजन एरर आता है, इसको बोलते हैं 0 डिवीजन एरर, ठीक है, कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये एक एरर है, ये अनएक्सपेक्टेड आता है जब कोई भी यूजर क्या करता है, 0 से डिवाइड कर देता है। तो ये हमेशा नहीं आता है, अनएक्सपेक्टेड आता है जब यूजर कोई भी मिस्टेक कर देता है। समझ में आया कि ये कब आएगा एरर,
आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे ये अब देखो, अब 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर किसी ने यूजर a की वैल्यू मैंने डाल दी 5, b की वैल्यू यहाँ पे डाली 0 और मैं a डिवाइड बाई b करूंगा तो ये क्या करेगा, एरर आएगा। एरर आने के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो हमें क्या शो होगा, नहीं शो होगा। तो जो हमारा यूजर है वो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, जो यूज कर रहा होगा क्या आएगा, पता नहीं क्यों नहीं है, क्यों ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं इसको टर्मिनेट ना हो प्रोग्राम, ये टर्मिनेट प्रोग्राम ना हो, उसकी जगह पे क्या हो, उसको एरर का मैसेज शो करे कि भैया जो आपने जो मिस्टेक की है उसका मैसेज शो करे, और सिंपल कह दे कि भाई आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट 0 डिवाइड। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि हम यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ रहे हैं उनको हम हैंडल करें और प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें, जब हमारा मन हो तब हम उसको शट डाउन करें। ये नहीं है कि कोई एरर आया और टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। तो हम देखो यहाँ पे वाई यूज द एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस, क्यों हम यूज करेंगे एक्सेप्शंस को। तो यहाँ पे सेकंड देख सकते हो हेडिंग क्या है, एरर को हैंडल करने के लिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, एरर को प्रोपगेशन करने के लिए, एंड यूनिफॉर्म हैंडलिंग। तो इनके अंदर देख लेते हैं, टू मैनेज रन टाइम एफर्ट इफेक्टिवली एंड टू सेपरेट एरर हैंडलिंग्स एंड कोड फ्रॉम द रेगुलर कोड एंड इंप्रूविंग रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। वहीं पर टू प्रोपगेट एरर अप टू कॉल स्टैक एंड अलाउइंग द हायर लेवल मेथड टू हैंडलिंग देम इफ नेसेसरी। अगर आपको नेसेसरी है देन एरर को हैंडल करने के लिए बहुत सारे हायर मेथड्स अवेलेबल होते हैं। वहीं पे क्या होता है, यूनिफॉर्म हैंडलिंग, टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वे टू हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स मिल जाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स को हम सेपरेटली या कंसिस्टेंट उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इंडिविजुअली। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको वाई यूज एक्सेप्शंस और इसके जो आइडिया बिहाइंड द एक्सेप्शन है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हाउ एक्सेप्शंस वर्क, कैसे आप एक्सेप्शंस को ये वर्क करती है वो मैं देखता हूँ। सबसे पहली बात है फ्लो इंटरप्शन। एन एक्सेप्शन इंटरप्ट द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो। अगर आपका कोई प्रोग्राम फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गई जिससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो इंटरप्ट आती है प्रोग्राम में उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए, जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे आप 10 लोग हैं, 10 आपके फ्रेंड सर्कल में है और एक बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। अब जैसे एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका तुरंत आंसर बता देता है, तो कहते हैं ही इज एन एक्सेप्शन इन दिस ग्रुप। ओके, या फिर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सिंगर है तो और कोई सिंग आपके ग्रुप में कोई सिंग नहीं कर पाता है तो आप कहेंगे यार ही इज एक्सेप्शन इन द सिंगिंग। तो मतलब वो जो चीज यूनिक होती है जिसको मतलब कह सकते हो जो सिमिलर नहीं होती है, या फिर यहाँ पे कह सकते हो कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसको ही एक्सेप्शन बोलते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पे देख सकते हो हैंडलर सर्च। यहाँ पे हैंडलर सर्च क्या बोलता है, रन टाइम सिस्टम सर्च फॉर एन अप्रोप्रिएट एक्सेप्शनल हैंडलर। तो यहाँ पे हर एक आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन के लिए सेपरेट यहाँ पे हैंडलर अवेलेबल होता है तो आप उसको लगा करके उसको हैंडल कर सकते हैं। वहीं पे हैंडलर फाउंड, इफ अ हैंडलर इज फाउंड देन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू इट। अगर कोई भी कंट्रोल हैंडलर मिल जाता है तो उसका कंट्रोल उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और नो हैंडलर का मतलब क्या है, इफ नो हैंडलर इज फाउंड देन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगर वो प्रोग्राम का हैंडलर नहीं मिलता है तो सिंपल क्या करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और ग्रेसफुली शटडाउन का मतलब क्या है, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग इंश्योर्स द कंट्रोल एंड ग्रेसफुली शटडाउन इफ नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो एक्सेप्शंस होती हैं वो हैंडलर से हैंडल की जाती हैं। अगर वो हैंडलर मिल गया जो एक्सेप्शन आई है तो उसको तो हैंडल कर लेगा क्यों, ठीक है। और अगर नहीं, समझ में है ना, अगर वो हैंडलर नहीं मिला देन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ये ग्रेसफुल शटडाउन क्या करता है वो देखते हैं। ग्रेसफुल शटडाउन यहाँ पे क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्रॉपर जो एक्सेप्शन होती है उनको हैंडल करता है और इंश्योर करता है कि जब आपका मन हो या जब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम शट डाउन हो या फिर टर्मिनेट हो तभी टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एरर आई और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल देखने वाले हैं, टू हैंडल अ डिवीजन बाय जीरो। मतलब यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम होगा जो कि नंबर होगा ए जो कि बी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, 0 से हम ए की वैल्यू को डिवाइड करेंगे जिससे क्या होगा कि एक एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वो मेरा प्रोग्राम कैसा होने वाला है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली, क्लास बनाना तो आते ही होगा, पहला वीडियो देखे हैं, ठीक है। तो क्लास बना ली, यहाँ पे पीएसवीएम लिख लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें की, इंट रिजल्ट डिवाइड बाई मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 और 0 को, मतलब 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। कौन सी एक्सेप्शन आएगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन आती है तो सिंपल मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे एक्सेप्शन कॉट ई डॉट गेट मैसेज। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूट्यूब जावा पे यहाँ पे ओपन कर दूंगा ये फाइल को, और सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लूंगा, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड करके बता देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास बना ली। क्लास के बाद में यहाँ पे मैं PSVM लिखूंगा जैसा कि आपको पता ही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट और यहाँ पे a इक्वल टू ले लेता हूँ 5 और इंट b इक्वल टू ले लेता हूँ 0। ओके, और वहीं पे ले रहा हूँ इंट c इक्वल टू, यहाँ पे c इक्वल टू ले रहा हूँ a डिवाइड बाई b। और उसके बाद में मैं यहाँ पे साउट कर रहा हूँ, साउट क्या कर रहा हूँ, साउट यहाँ पे कर रहा हूँ किसको, c। सिंपल है। तो मैं अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा देन यहाँ पे देख सकते हो ये एरर यहाँ पे आ चुका है। समझ में आया? अब यहाँ पे एरर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूं साउट, ठीक है, अगर मैं साउट करने के बाद में हेलो लिखता हूं तब देखता हूं क्या ये वाला आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे रन करता हूं तो देख सकते हो ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया। मतलब जब यहाँ पे एरर आया तो यहीं से टर्मिनेट हो गया, और ये क्या हुआ, जब यहाँ से टर्मिनेट हो गया तब ये क्या होगा कि इसको प्रिंट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई और कैच के थ्रू, मतलब यहाँ पे दो चीजें एक्सेप्शन में यूज होती हैं, ट्राई और कैच। आपको यहाँ पे ट्राई कैच मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो जो ये पार्ट है पूरा इसको आप यहाँ पे ट्राई और कैच के अंदर डाल दें। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या कर दिए, यहाँ पे ये ट्राई के अंदर डालना है। अगर कोई एरर आएगा तो सिंपल कैच रन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल साउट कर दूंगा और सिंपल यहाँ पे ई को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो हेलो था, अब मुझे इस कैच के बाहर और ट्राई वाला जो ये मैंने बनाया है, ये देखो जो ट्राई और कैच बनाया है यहाँ पे, अब इसके नीचे में डाल दूंगा। क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे वो देखना है। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ये एरर भी बता रहा है कि आपका जो आपने डिवाइड किया है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एरर आ रहा है, उसके साथ में ये हेलो हो चुका है। मतलब पूरा प्रोग्राम रन हुआ है जबकि एरर आया है। तो ये एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। समझ में है ना कि कैसे एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है। देखो इसने यहाँ पे ट्राई किया डिवाइड करने का, ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, कैच कर लिया। कैच का मतलब यहाँ पे एक एरर कैच हुई। अब यहाँ पे एरर कैच हुई, इस एरर को मैंने प्रिंट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद में अब ये वाला पूरा फ्लो हो गया, ये पूरा काम कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या, अब ये वाली लाइन बची थी, ये काम कर दी। ठीक है, तो इस टाइप से ट्राई और कैच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन का हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे जो पहले वाला यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जब मैंने ट्राई और कैच नहीं किया था तो ये सिर्फ वही प्रोग्राम की जो एरर आई थी उसको करके और सिंपल प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, जिससे क्या हुआ, जो आपका नीचे जो फाइल का कोड था वो रन नहीं हो पाया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक्सेप्शन कैसे काम करती है। मैं थोड़ा सा डीप में गया हूं जिससे क्या हो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सेप्शन कॉट बाई डिवाइड बाई 0। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्शन देख लेता हूँ। देखो, थ्रो एन एक्सेप्शन, क्रिएटिंग एंड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिंग इंडिकेट एन एरर। कोई भी एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कोई थ्रो करता है कोई भी चीज, तो वहां पे उसको बोलते हैं कि ये थ्रो एरर को इंडिकेट कर रहा है। वहीं पे कैचिंग एन एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन को कैच करना, ये कैच कैसे कर सकते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक हैंडल करता है एक्सेप्शन। हम अगर कोई भी एक्सेप्शन को कैच करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। और जो फाइनली ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक क्या करता है, कंटेन्स कोड दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट यूजिंग फॉर द क्लीन अप। कोई भी कोड को क्लीन अप करना है। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्राई क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक abc.txt फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, ओपन किया, अब समझ में आया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया और उसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट को राइट करना चाहा। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ और अनएक्सपेक्टेड मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, कोई ऐसा इनपुट डाल दिया जिससे क्या हुआ, ये प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैच था, ये जो कैच होगा, ट्राई के बाद कैच होगा ना, कैच के अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन। ठीक है, अब जो ये एक्सेप्शन है, अब इस एक्सेप्शन क्या हुआ, ये एक्सेप्शन कॉल हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल को ओपन किया है और यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई, यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो समझ में आया ना, जो यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया था और यहाँ पे मैंने अभी देखो ओपन किया है यहाँ पे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एरर आने से ये फाइल क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये फाइल कैसी हो जाएगी,
टर्मिनेट हो जाएगी, पूरी रन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो ये मैंने फाइल ओपन की है abc.txt वो क्या होगी, ये ओपन ही रहेगी, ये क्लोज नहीं होगी। तो इससे क्या होगी, हमारी सिक्योरिटी में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे फाइनली ब्लॉक भी होता है। तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है, ये सिंपल आपको क्या करता है, ये सिंपल ऑप्शनल होता है कि आप जो भी आपको जो डिफॉल्ट चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा स्विच, स्विच के अंदर एक डिफॉल्ट नाम से एक होता था कीवर्ड, जिसके अंदर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते थे। ऐसे यहाँ पे फाइनली होता है कि आप यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो रन ही रन होगा। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, जैसे यहाँ पे कैच है, अब कैच के बाद में यहाँ पे मैं इसके साथ में फाइनली भी लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइनली लगाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पे फाइनली लगाने के बाद में सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, साउट कर दूंगा एंड दिस इज द फाइनल ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे या तो ये रन होगा या फिर ये रन होगा, और अगर इन दोनों में से, जब दोनों में से कोई रन हो जाएगा उसके बाद में ये फाइनली ब्लॉक रन ही होगा, ठीक है। या तो फाइल ओपन होगी, जैसे मैं सपोज तो एक फाइल ओपन करना चाहता हूँ ट्राई के थ्रू, अगर वो ओपन हो गई और उसके बाद कोई एरर आ गया तो वो फाइल ओपन ही रह जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दूं, जिससे क्या हो, जो सिक्योरिटी है वो हमारी इंप्रूव हो पाए। या फिर ऐसे यहाँ पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे मैंने डाला कि कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन यहाँ से कोई भी एरर आ गया, तो ट्रांजेक्शन जब एरर आ जाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा देगा ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, मतलब जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ वो कंप्लीट हो चुका है एक बार, भले वो फेल हो गया लेकिन वो कंप्लीट तो हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट में जो हमें लिखना होता है, या फिर हम यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हैं। जैसे आपका भले ट्रांजेक्शन फेल हो गया, लेकिन आप देखे होंगे एटीएम पे जब आप कोई भी पासवर्ड को गलत डाल देते हैं या कोई भी ऐसी कोई अनवांटेड एरर आ जाती है तो वो सिंपल बैक कर देता है होम स्क्रीन पे, तब भी वहां पे देखा होगा लास्ट में थैंक यू लिख के आता है कि नहीं आता है। तो लगभग में ऐसा सोच सकते हो कि फाइनली के थ्रू होता है, वो एक ऑप्शनल होता है, वो आपको लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देख सकते हो ये देखो एरर तो आई, एरर आने के बाद में यहाँ पे फाइनली ब्लॉक यहाँ पे रन हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे जो हेलो वाला था ये भी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 1 कर दूं तब क्या होगा, ये तो बहुत अच्छे से यहाँ पे रन हो जाएगा, ट्राई करेगा, यहाँ पे रन कर देगा तो एरर तो कोई आएगा नहीं। तब देखता हूँ क्या फाइनली ब्लॉक रन होगा, हाँ तब भी देखो यहाँ पे 5 आउटपुट भी आया, फाइनली ब्लॉक भी रन हुआ और हेलो भी रन हुआ। समझ में आ गया होगा कि फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है। और वहीं पे एरर को कैच करना है तो कैसे हम कैच कर सकते हैं, ट्राई और कैच के ब्लॉक से। और थ्रो कैसे कर सकते हैं एरर को, थ्रो, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक थ्रो कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरर को थ्रो करते हैं, ठीक है। वो आगे अभी हम सब लोग पढ़ने वाले। तो वहीं पे देख सकते हो जो मेजर रीजन है वाई एन एक्सेप्शन अगर, कौन कौन से ऐसे मेजर रीजन है जिससे एरर आती है। एक तो यूजर इनपुट अलग डाल दे, गलत डाल दे, जैसे आप 0 से डिवाइड कर दिए 5 को, 10 को डिवाइड कर दिए 0 से, तो ये यूजर ही तो नंबर डालेगा वहां पे। या फिर कोई डिवाइस फेल हो जाए, या फिर आप जो एक फाइल का, जैसे आप कोई भी फाइल को यहाँ पे फाइल को कोई ओपन किए, उसके बाद में कुछ ऐसा इनपुट आपने डाल दिया जिससे वो फाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लॉस ऑफ नेटवर्क, अगर कोई भी नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे, हाँ अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आपने क्या किया ट्राई में, क्या किया, एक कनेक्शन को ओपन किया, यहाँ पे कनेक्शन को एक आपने कोई भी एक एबीसी नाम का कनेक्शन था ये आपने ओपन कर लिया। अब कोई भी एरर आया तो ये कैच के थ्रू क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या ये कनेक्शन क्लोज हुआ, नहीं, तो उसको मैं कहां पे डाल दूंगा, फाइनली ब्लॉक में डाल दूंगा कि आपका कनेक्शन क्लोज होगा, ओपन हुआ है, चाहे एरर आए चाहे ना आए। देखो एरर आएगा तब भी क्लोज करना है, और अगर नहीं आया है, जब ट्राई ब्लॉक रन हो जाएगा तब भी तो क्लोज करना है, दोनों टाइम पे क्लोज करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ट्राई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई नेटवर्क को ओपन किया, अब देखो ट्राई को ओपन किया, उसको क्लोज भी तो नेटवर्क को करना पड़ेगा, तो मैं फाइनली ब्लॉक में डाल दूंगा, तो ये फाइनली ब्लॉक लास्ट में चलेगा, जब ट्राई चलेगा तब भी ये फाइनली ब्लॉक चलेगा, इसमें मैं कनेक्शन को क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर सपोज कैच से कोई एरर पकड़ी जाती है, यहाँ पे कोई एरर को कैच किया गया, तब भी तो जब एरर को कैच कर लिया जाएगा तो ये फाइल ओपन हुई है, तो तब भी तो ये क्लोज होनी चाहिए, हाँ तब भी ये क्लोज कर देगा। तो इसीलिए हम फाइनली ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसी जो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन होती है, जैसे फाइल को क्लोज करना, या एक वेलकम मैसेज सेंड करना, या फिर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, इस टाइप के मैसेज को शो करना होता है, वहां पे हम फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। जैसे फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, अगर कोई भी एक फिजिकल लिमिटेशन है वहां पे, जैसे 10 बाइट्स की मेमोरी है, आप 11 बाइट्स डालेंगे तो वहां पे आउट ऑफ डिस्क मेमोरी हो जाएगी। ऐसे कोड एरर, कोई एरर आ जाता है कोड में, या ओपनिंग है अनअवेलेबल फाइल, अब मैंने बताया कोई एक ऐसी फाइल ओपन कर रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे भी एरर आ सकता है।
तो बेनिफिट्स क्या है एक्सेप्शंस के, ये क्या करता है, कोड की क्लैरिटी को इंप्रूव करता है, बेटर करता है एरर की रिपोर्टिंग को, वहीं पे रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी ये हेल्प करता है। ओके, और यहीं पे देख सकते हो मैं बात करने वाला हूँ एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, एक इवेंट्स होता है जावा में जो डिसरप्ट करता है कोई भी प्रोग्राम फ्लो को, मतलब कोई प्रोग्राम फ्लो में कुछ गड़बड़ी कर दे, या कह सकते हो उसको टर्मिनेट कर देता है, या कोई एक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाती है, उसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। सो एरर बोलो या फिर और एक्सेप्शनल कंडीशन बोलो, ठीक है। वहीं पे एरर्स क्या होते हैं, सीरियस इशू होते हैं यूजुअली बियॉन्ड द प्रोग्राम्स कंट्रोल, लाइक जेवीएम फेलियर्स और रिसोर्स लिमिटेशन। जब जेवीएम फेलियर हो जाता है या फिर कोई रिसोर्स लिमिटेशन आती है, वो वहां पे एरर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइनली ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड इन द कंजक्शन with try catch to ensure that certain code executes regardless of the whether an exception is thrown or not। चाहे एक्सेप्शन थ्रो करे या फिर ना करे, ये अपना काम करेगा, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज फॉर द क्लीन अप टास्क, जो भी आपने टास्क किया है, जैसे आप कोई भी रिसोर्स को क्लोज कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन, और वर ओपन इनटू द ट्राई ब्लॉक। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे आपने ट्राई किया, और यहाँ पे आपने ट्राई किया किसको, रिसोर्स लेने का। आपने रिसोर्स लिया प्रिंटर का, ठीक है, प्रिंटर को लिया प्रिंट करने के लिए, और लाइट वहां पे चली गई। लाइट जैसे चली जाएगी तो यहाँ पे जो कैच है वो एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे ये एरर को क्या कर देगा, सिंपल थ्रो कर दिया। समझ में आया। अब जैसे एरर को थ्रो किया तो यहाँ पे जो रिसोर्स को ये लेके रखा था, ये ऑक्यूपाई किया था, अब इसको रिलीज ही नहीं करेगा तो क्या कोई जब लाइट आएगी तो दूसरा क्या कोई यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ही फाइनली ब्लॉक होता है। ये क्या होता है, जब लाइट चली जाएगी तब भी ये क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जो रिसोर्स यहाँ पे लिया है उस रिसोर्स को यहाँ पे क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा। जिससे क्या होगा, जब लाइट आएगी तो अगली बार में ये प्रिंटर दूसरा कोई यूज कर पाएगा। कुछ यहाँ से इस टाइप से एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ट्राई होगा, यहाँ पे ट्राई कैच होगा। अब देखो यहाँ पे देखना है, ट्राई एक ही ब्लॉक रहेगा, कैच के आप मल्टीपल ब्लॉक्स लगा सकते हो, लेकिन लास्ट में आप फाइनल लगाते हो। ये क्या करता है, क्लीन अप करता है कोड को, एंड दैट मस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हैंडल को, एक्सेप्शंस को, और वहीं पे क्या कर सकते हैं, कोड में थ्रू एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे जो कोड है उसमें एरर भी आ सकते हैं। मैं उस टाइप का कोड लिखूंगा जिसमें एरर आ सकते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन का ए और बी है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसको एक्सेप्शन ट्राई और कैच के अंदर थोड़ी ना डालेंगे। हम डिवाइड वाला अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वहां पे हम ट्राई और कैच एक्सेप्शन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थ्रो कीवर्ड की बात कर लेते हैं। तो थ्रो कीवर्ड क्या होता है, ये यूज किया जाता है एक्सप्लिसिटली, मतलब एक्सप्लिसिटली कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए विद इन अ मेथड और ब्लॉक ऑफ कोड। It is followed by the instance of the exception class and subclass of the throwable and used to indicate exception condition programmatically and can be used through both built-in and user defined। हम दोनों टाइप्स के यहाँ पे थ्रो कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रो करना है और जो थ्रोएबल इंस्टेंस होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। चलो यहाँ पे थ्रो क्लॉज देख लेते हैं। थ्रो क्लॉज क्या होती है, इज यूज टू मैथड सिग्नेचर टू इंडिकेट दैट द मैथड में थ्रो वन और मोर टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ये क्या कर सकता है, एक से ज्यादा टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है जो मैथड होगा। और इट स्पेसिफाई द एक्सेप्शन दैट अ मैथड कैन थ्रो अलाउइंग अ कॉलर्स मैथड टू हैंडल दोज एक्सेप्शंस। देखो ये सिंपल क्या बताता है कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं, वो आपको सभी यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, जिससे क्या होगा कि ये आपको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सो मैथड कैन कोड में थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो आगे चलेंगे हम अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे थ्रो कीवर्ड के साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शंस को थ्रो करवा सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे अभी चल करके थोड़े से प्रोग्राम देखेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वेल यहाँ पे जो हमारी थ्रोज क्लॉज थी उसका मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के रखा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करना है। फिर मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली, क्योंकि यहाँ पे देखते हो first.java नाम की फाइल है, इसीलिए मुझे एक पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी first.java। उसके बाद में मुझे क्या करना है, psvm लिखना है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यही हमारा ड्राइवर कोड होता है, आपको पता ही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, दो मेथड बना लिए, दो स्टैटिक मेथड बनाए। कौन कौन से, एक तो रीड मेथड, एक राइट मेथड।
समझ में है ना। स्टैटिक इसलिए यूज किया क्योंकि हम विदाउट इंस्टेंस इसका बनाए फर्स्ट डॉट का। जैसे अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मुझे यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ता, फिर उसके बाद में F1 इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ता न्यू, उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज कर सकता था फर्स्ट डॉट रीड फाइल्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यूज करना पड़ता, सॉरी F1 डॉट रीड फाइल्स। तो इससे क्या होता है, ये एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा, इसीलिए मैंने इनको स्टैटिक बना लिया। स्टैटिक बना लिया तो विदाउट हम इंस्टेंस की इनको डायरेक्टली यूज कर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिक क्यों यूज किया। फिर उसके बाद देखा, मैंने बताया था कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जब वहां पे अभी नोट्स में बताया था थ्रोज के बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एक लिया है कि ये जो है हैंडल कर रहा है आईओ एक्सेप्शन को, ओके। तो यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन क्या करता है कि अगर कोई भी फाइल में रीड फाइल्स में एरर आएगा तो ये क्या कर देगा, एरर रीड फाइल को कर देगा। और ये सिंपल किसको, आईओ एक्सेप्शन कैच जो है यहाँ पे कीवर्ड, इसको सिंपल क्या करेगा, कंट्रोल दे देगा, ठीक है। ये सिंपल एरर को क्या करेगा, थ्रो करवा देगा और सिंपल ये प्रोग्राम अपना नेक्स्ट काम करने लगेगा। और अगर इसमें एरर आएगा तो ये भी आईओ एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे इस आईओ एक्सेप्शन को दे देगा और यहाँ पे एरर आ जाएगा और सिंपल क्या करेगा, अपना काम करने लगेगा। और अगर कोई दूसरी एरर आएंगी तो ये कैच है, ये कोई दूसरी एरर्स के लिए, जैसे अर्थमेटिक है या बहुत सारी एरर्स होती हैं, सीक्वल एरर है या फिर बहुत सारी नेटवर्क एरर्स होती हैं, वो अगर आएंगे तो वो ये हैंडल करेगा। समझ में आ गया। चलो मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तब देखना यहाँ पे ये रीडिंग फाइल का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रीड फाइल का एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमारी रीड फाइल लिखी हुई है। अगर मैं इसको ऊपर राइट फाइल को कर देता हूँ तो यहाँ पे राइट फाइल का एरर आएगा। चाहे देख लेते हैं यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो राइट फाइल का एरर आ रहा है, ठीक है। कि हम थ्रोज के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो मेथड्स है वो कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेंगे वो हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं थ्रोज क्लॉज के थ्रू। थ्रोज क्या करता है, ये मल्टीपल एक्सेप्शन को एक साथ में हैंडल करता है और उसके हिसाब से क्या करेगा, ये एरर को थ्रो कर सकता है। जो ये थ्रोज एरर होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक तो बिल्ट इन होती हैं और एक होती है हमारी कस्टम। तो बिल्ट इन कैसी होती है और कस्टम कैसी होती है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बिल्ट इन को तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारा वन नोट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप दिखा, मैं अभी 1 मिनट में दिखा देता हूँ कि बिल्ट इन कैसे यहाँ पे काम करता है, जिससे आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि यहाँ पे बिल्ट इन एक्सेप्शन कैसे यहाँ पे हैंडल होंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे एक यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन को एक्सटेंड करेगा तभी ये एक्सेप्शन को यूज कर पाएगा। ये देखो कस्टम एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इस कस्टम एक्सेप्शन को कौन यूज कर रहा है, थ्रो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू। और यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन को कॉल कर दिया, या कह सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में यहाँ अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड, तो ये जब 18 से बिलो होगा तो ये पर्सन क्या यहाँ पे मैसेज करेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो एबव है, बिलो है 16 से, तो इसीलिए वो एलिजिबल नहीं है, अंडर एज है। लेकिन अगर कोई भी एज 18 से ऊपर डालेगा तो उसके लिए वेलकम और यू आर एलिजिबल आएगा। अगर उससे कम डालता है तो यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरर को थ्रो कर देगा कि अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन समझ में आएगी कैसे हम थ्रो करते हैं, ठीक है, थ्रो कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये थ्रो कीवर्ड, थ्रो क्लॉज कैसे यहाँ पे काम करती है। इसके थ्रोज, ये जो थ्रोज क्लॉज होती है ये क्या कर सकती है, मल्टीपल एक्सेप्शन को मेथड के अंदर यहाँ पे ये क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, ओके। और थ्रो कीवर्ड तो आपको पता ही है, थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा थ्रोज क्लॉज और थ्रो और जो भी एक्सेप्शन है। वेल मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शन देखने वाला हूँ कि कौन कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शन अवेलेबल है। तो हमारे पास 3 टाइप्स की, यहाँ पे देख सकते हो 2 टाइप्स की हैं, एक तो चेक आती है, एक अनचेक आती है। तो चेक क्या होती है, जो चेक एक्सेप्शंस होती हैं आर वेरीफाइड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम्स पे जो एक्सेप्शंस आती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, चेक्स। जैसे आईओ एक्सेप्शन हो गया, सीक्वल एक्सेप्शन हो गया, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन बोलेंगे, चेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे। सो दीज एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड बाय द ट्राई कैच और डिक्लेयरिंग यूजिंग थ्रू इन द मेथड सिग्नेचर, ठीक है। वहीं पे जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, आल्सो नोन एज द रन टाइम एक्सेप्शन एंड नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। वहीं पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती हैं जो डिवाइड करने वाली, वो भी क्या होती है, रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं, इसीलिए वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं, ठीक है। प्रोग्राम कैन थ्रो अनचेक्ड एक्सेप्शन विदाउट हैंडलिंग और डिक्लेयरिंग देम, सो दे वॉन्ट कॉज द कंपाइलेशन एरर, ठीक है।
अब आई होप आपको अनचेक और चेक में समझ में आएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो कंपाइल के टाइम पे उसको चेक बोलेंगे, जो हमारी रन टाइम पे हो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अनचेक। वो कंपाइल के टाइम पे चेक नहीं हो पाते हैं, इसीलिए अनचेक बोलते हैं। और वहीं पे यूजर डिफाइन की एक्सेप्शन की बात करूं तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, क्रिएटेड बाय द जावा डेवलपर व्हेन द बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर इनएडिक्वेट। कुछ मतलब हमारी यूजफुल नहीं होती हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक अपनी सिचुएशंस के हिसाब से क्या करते हैं, एक्सेप्शंस को क्रिएट कर लेते हैं। तो जो एक्सेप्शंस होती हैं ये क्या करती हैं, एक्सेप्शन क्लास और सब क्लास के अंदर डिफाइन कर दी जाती हैं, जो कि एरर कंडीशन को यहाँ पे हैंडल करती हैं उन एप्लीकेशंस में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आईओ एक्सेप्शन है। ये कौन सी एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है। ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्लास बना ली ए नाम की। अब यहाँ इसके अंदर पीएसवीएम है। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर देखो मैंने ये कोड लिखा है, ये वाला कोड ट्राई ब्लॉक के लिखा है, मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो ये कैच वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू बफर रीडर ऐड किया। बफर रीडर क्या होता है, सिंपल मैं बता देता हूँ। जो बफर रीडर होता है, अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जो बफर रीडर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये हमारा यूज किया जाता है फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है, फाइल को रीड करने के लिए। तो अब फाइल को रीड करना है तो यहाँ पे बफर रीडर एक मैंने इंस्टेंस बना लिया, और इसके अंदर मैंने कौन सी फाइल, फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल को मैं यहाँ पे एक्सेस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन स्ट्रिंग लाइन इसको टू रीडर एंड रीड लाइन, यहाँ पे हर एक लाइन को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, पहली लाइन को, और उस लाइन को यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद में जो रीडर की फाइल है उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। और अगर कोई भी एरर आएगा देन ये क्या करेगा, यहाँ पे इस एरर को कॉट कर लेगा, तो पकड़ लेगा। समझ में आया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये काम कर रहा है चेक एक्सेप्ट। वहीं पे अनचेक्ड, देखो ये जो है कोड मैं यहाँ पे अभी इसको आपको रन करके दिखा दूंगा। और चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन की। अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन सॉरी जो होता है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे कह सकते हो जो डिवाइड बाई जीरो वाला है वही हमारा अनचेक्ड होता है, जो कि मैं यहाँ पे पहले प्रोग्राम करवा चुका हूँ। देखो मैंने क्लास बनाई, पीएसवीएम लिख लिया, ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ले लिया, और सिंपल क्या करेंगे, रिजल्ट इज टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि ये एरर को थ्रो करेगा। जैसे थ्रो करेगा यहाँ पे रिजल्ट को तो प्रिंट नहीं कर पाएगा, तो सिंपल ये इस कैच को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, जो कि मैं आपको पहले ही इसका एग्जांपल बता चुका हूँ। वहीं पे मैं यूजर डिफाइन की बात करूं तो यूजर डिफाइन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, जो कि मैंने बताया था। एक्सेप्शन को यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके कस्टम एक्सेप्शन बना लिया, जिसके अंदर मैंने जो भी सुपर के अंदर ये मैसेज पास कर दूंगा कस्टम एक्सेप्शन से। अब देखो मैं क्या किया, यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ एक न्यू एक्सेप्शन, और जिसके अंदर लिख सकता हूँ अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 18 से लेस देन है वो अंडर एज है, और जो यहाँ पे अगर उससे छोटा है देन यस, जो उससे बड़ा है देन वेलकम यू आर एलिजिबल। समझ में है ना। जो 18 से यहाँ पे छोटा है वो यहाँ पे अंडर एज है, और जो बड़ा है वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर कोई छोटा है तो उसके लिए यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा और अपना सिंपल काम करता रहेगा। और अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे आती है देन क्या होगा, ये यहाँ पे कैच कर लेगा कि कस्टम एक्सेप्शन कॉट, कोई भी अगर कस्टम एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर डिफाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए इन दोनों प्रोग्राम को हम यहाँ पे देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अनचेक वाला पहले ही करके देख लिया था। तो ये जो है ये अनचेक का है, जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये अनचेक्ड प्रोग्राम है। देख सकते हो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। तो 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो अरे यहाँ पे ये देख सकते हो एरर आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक्ड का भी बात करने वाला हूँ, चेक वाली वेल यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने चेक्ड एक्सेप्शन का यहाँ पे क्या किया है कि कोड को कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करने वाला हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ तब देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि जो आप फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पे जो फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे फाइल है ही नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे कहीं पे क्या फाइल बनाई है, नहीं बनाई है, इसीलिए एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल डॉट टीएक्सटी लिख लूंगा और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ अब ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिर से रन किया तो देख सकते हो अभय सिंह यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो अब ये कहोगे सर फिर चेक्ड और अनचेक्ड में डिफरेंस क्या है, आप अनचेक्ड भी बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा इस ट्राई ब्लॉक को भी हटा दो और यहाँ पे जो ये कैच ब्लॉक भी था इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखना ये क्या हो रहा है, ये कंपाइल के टाइम पे जैसे ही अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करूँ, कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी और उसके बाद में फाइल का नाम a.java,
ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये कंपाइल के टाइम पे ही एरर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको बैक करूँ, अनचेक वाली को अगर उठा के लाऊं तो देख सकते हो ये अनचेक था। अब इस अनचेक को अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जावा सी ए डॉट जावा को रन करता हूँ तो देखो ये कंपाइल के टाइम पे, वेट अ मिनट, थोड़ा सा एरर आ गया है। एक अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देख यहाँ पे फिर से वही एरर आ रहा है। तो हाँ, गड़बड़ हुआ, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन की जगह पे आपको क्या करना है, हाँ यहाँ पे मेन वाली फाइल है ना, तो अब इस मेन फाइल में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी देखो ये मेन फाइल के अंदर है, तो मेन फाइल के अंदर है तो हम क्या करेंगे, जावा सी एंड मेन डॉट जावा करेंगे ना। अब यहाँ पे देख सकते हो ये कंपाइल के टाइम पे तो रन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं रन करूंगा तब देखते हैं क्या आता है। तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो तब यहाँ पे एरर आया। तो समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच को हटा भी देता हूँ, ट्राई कैच को हटा भी देता हूँ, तब भी देखना यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ सॉरी, जब मैं कंपाइल करूंगा तब कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा देन देख सकते हो ये एरर थ्रो। तो समझ में आया कि जब कोई रन टाइम पे होता है उसको अनचेक बोलेंगे और जो कंपाइल के टाइम पे होगा उसको चेक बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इस वाले कोड को यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे इस यूजर डिफाइंड वाले को कॉपी करना चाहूँ, जो यूजर डिफाइंड था, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे रन करना चाहूँ, मैं रन करके आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो एज इट इज जो वहाँ पे कोड था उसको कॉपी कर लिया है, और उस कोड को कॉपी करने के बाद में ये क्या कर रहा है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, ठीक है, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है यहाँ पे, ओके। और इस एक्सेप्शन में क्या कर रहा है यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये अगर 18 से नीचे है तो ये अंडर एज थ्रो कर देगा। तो मैंने थ्रो कीवर्ड का बताया था, क्या क्या होता है, ये एरर को थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंडर एज पर्सन नॉट अलाउड, यहाँ पे ये को थ्रो कर दे। थ्रो कीवर्ड एरर को थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है, बट प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। एरर थ्रो का कीवर्ड का आई होप आपको यूज समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स की एक्सेप्शन होती हैं, आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, ओके। यहाँ पे मैंने सभी के कोड बता दिए हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो जेवीएम कैसे रिएक्ट करता है जब एक्सेप्शन आती है। जैसे व्हेन एन एक्सेप्शन इज नॉट काट, जब कोई भी एक्सेप्शन जेवीएम को नहीं मिलती है देन जेवीएम हैंडल इट बाय प्रिंटिंग द स्टैक ट्रैश एंड टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, जब कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे मिलती है तो जेवीएम उसको हैंडल करता है, कैसे, प्रिंट कर देता है ट्रैश को, जो भी एरर आया यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग को प्रिंट कर दिया और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। समझ में आया ना। तो ये हमारा जेवीएम का रिएक्शन होता है किसी भी एक्सेप्शन को पाने के बाद में। तो यहाँ पे जो नॉट है इसको हटा देंगे, मैं अपने हो सकता है जो पीडीएफ होगी उसको मैं यहाँ पे इंप्रूव करके आपको सेंड करूंगा, ओके। अगर नहीं भी होता है तो आप क्या करेंगे, इसको नॉट को हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो इनपुट और आउटपुट होते हैं बेसिक्स, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इनपुट और आउटपुट के जो बेसिक्स है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले। तो जावा प्रोवाइड द रोबस्ट इनपुट आउटपुट आईओ फंक्शनैलिटी थ्रू द वेरियस क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्राइमरी फाउंड इन द जावा आईओ डॉट पैकेज। जैसे मैंने बताया था अभी, बफर रीडर को बताया था ना, ये भी क्या होता है, ये रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। बफर राइटर जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो हमारा राइटिंग के लिए यूज होता है। ऐसे फाइल रीडर, फाइल राइटर होता है, ऐसे बहुत सारे वो मेथड्स होते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली हमारे पास 2 मेन मेथड्स आते हैं, टू टाइप्स की स्ट्रीम आती हैं, एक तो बाइट स्ट्रीम होती है, कैरेक्टर स्ट्रीम होती है। तो ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पज इन द हैंडलिंग डेटा। और जो ये हमारी बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम होती हैं ये सभी अपने अपने डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हैंडल करती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है, बाइट स्ट्रीम को। ये बाइट स्ट्रीम क्या होता है, ये जो बाइट स्ट्रीम होता है ये क्या करता है, परफॉर्म करता है इनपुट आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट्स। वहीं पे दे आर यूजफुल फॉर द हैंडलिंग बाइनरी डाटा। अगर आपके पास कोई बाइनरी डेटा है देन वी विल यूज द बाइट स्ट्रीम। अब जैसे आपके पास हो सकता है कि इमेज फाइल हो और ऑडियो फाइल हो, अदर टाइप्स ऑफ द मीडिया होते हैं, देन हम वहां पे बाइट स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो बाइट स्ट्रीम आर बिल्ट अराउंड द इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस देयर और सब क्लासेस, उनके क्लासेस और सब क्लासेस के अंदर यहाँ पे बिल्ट इन होती हैं। जैसे इसके जो अंदर जो क्लासेस है, जो कॉमन क्लासेस बाइट स्ट्रीम के अंदर होती है वो हमारी फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम एंड बफर आउटपुट स्ट्रीम यूज की जाती हैं। वहीं पे देख सकते हो रीड बाइट फ्रॉम द फाइल, अगर आपको बाइट्स को रीड करना है तो रीड करेंगे,
राइट के लिए इसको करेंगे, लेकिन जो बफर वाले होते हैं ये थोड़े से इफिशियंट होते हैं इन कंपेयर टू दिस। ओके, तो आपको अगर कहीं पे यूज करना है तो बफर वाले आप ज्यादा यूज करें इन कंपेयर टू फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट। ठीक है, तो चलिए अगर जैसे आपको कोई भी रीडिंग करनी है फाइल को फाइल इनपुट सिस्टम की क्लास से, तो कैसे आप करेंगे? फाइल इनपुट क्लास को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, एक्सेप्शन को भी यहाँ पे कर लिया क्योंकि एरर भी तो आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फाइल बना ली, फाइल बनाने के बाद में मैंने पीएसवीएम कर लिया, पीएसवीएम करने के बाद में यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया, इस वाले देखो ट्राई करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फाइल इनपुट सिस्टम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फाइल सिस्टम यहाँ पे जो ये मिल जाती है, देन हम क्या करेंगे, उस वाले डेटा को हम क्या करेंगे, फाइल डेटा जो यहाँ पे FIS था इस डॉट रीड करेंगे। रीड जब तक करते रहेंगे, -1 का मतलब है जब तक लास्ट वाले कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम रन करते रहेंगे। और देखो यहाँ पे कैर कर दिया, जो यहाँ पे डेटा मिलेगा उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद में हम S प्लस टू कैर, और उसके बाद में यहाँ मतलब जो भी आपको डेटा मिल रहा है मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो S। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे S जो है ये क्या करेगा, डेटा को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ एस नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये डेटा को यहाँ पे ले लेगा। मैं यहाँ पे भी ये चेंज कर दूंगा, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे सिंपल ये ट्रेस को प्रिंट कर देगा, जैसा कि मैंने अभी JVM में बताया था कि ये स्टैक ट्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर देता है और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है अगर आप ट्राई और कैच का यूज नहीं करते। तो कुछ इस टाइप से ये काम करता है। अगर आपको मैं बताऊं फाइल आउटपुट सिस्टम कैसे काम करता है, तो फाइल आउटपुट क्या करता है, ये यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये किसकी, यहाँ पे रीड करने के लिए यूज किया गया था, और यहाँ पे ये रीड करने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे देख सकते हो जो हेलो है, अब इसको मैंने यहाँ पे राइट करने के लिए इसको यूज करते हैं। समझ में आया ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का सिंपल देख सकते हो, यही पर यहाँ पे आउटपुट को ओपन किया है FOS के अंदर आउटपुट फाइल को, और सिंपल अगर वो फाइल में राइट कर देंगे, और अगर राइट करते टाइम कोई एरर आया तो हम यहाँ पे ट्रेस को क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कर देंगे। तो ये दोनों फाइल्स को यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम को रन करूंगा, तो यहाँ पे मैं जाकर के सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो फाइल क्लास का नेम होना चाहिए वही फाइल का नेम होना चाहिए, ये आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूंगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फाइल.txt को एक्सेस करूंगा, और जो फाइल.txt यहाँ पे देख सकते हो है, इसके अंदर अभय सिंह पड़ा है, तो क्या ये यहाँ पे लाके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मेरा यहाँ पे गोल होने वाला है। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो S प्लस इक्वल टू कैर डेटा यहाँ पे कह रहा है कि आप जो S प्लस है वो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग S नाम से कोई भी एक वेरिएबल नहीं बनाया। तो आपको यहाँ पे देखो वेरिएबल बन चुका है, वेरिएबल बन चुका है, स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी, और जब यहाँ पे पूरा डेटा एक्सेस कर लेगा वाइल लूप से, मतलब यहाँ पे पूरा डेटा कलेक्ट कर लेगा जो भी फाइल में होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल साउट कर देंगे। साउट करने के बाद S से डेटा को जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो देख सकते हो वो वाला यहाँ पे डेटा आ चुका है। 2 बार यहाँ पे मैं यहाँ आ दूँ तब भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डेटा को कलेक्ट कर लेगा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो फाइल इनपुट सिस्टम क्या करता है, ये क्या करता है, रीड करता है फाइल को रीड करके यहाँ पे आउटपुट दे देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फाइल.txt को हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, देन यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं डिलीट करने के बाद अगर मैं रन करता हूँ, जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एरर थ्रो, जो आप फाइल यहाँ पे दिए हैं वो यहाँ पे फाइल मिल नहीं रही। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम को यहाँ पे आउटपुट वाला फाइल आउटपुट स्ट्रीम कॉपी कर लेते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम को कॉपी किया, मैंने यहाँ पे रन कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने डाल दिया। डालने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपल रन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक output.txt, वेट अ मिनट, यहाँ पे output.txt देख सकते हो ये फाइल बन चुकी है, और इसके अंदर हेलो बाइट स्ट्रिंग यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग डेटा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग से इसको ओपन करना चाहा, तो यहाँ पे ये फाइल ओपन थी नहीं। जब यहाँ पे जब राइट फाइल आउटपुट स्ट्रिंग क्या करता है, वो फाइल होनी चाहिए, तो output.txt यहाँ पे था ही नहीं, तो इसने क्या किया, पहले फाइल को क्रिएट किया।
फाइल को क्रिएट किया और फिर उस फाइल में क्या किया, उस ये वाले डेटा को यहाँ पे सिंपल डाल दिया। डालने के बाद में और सिंपल क्या करेगा, उस फाइल को यहाँ पे सिंपल क्लोज कर देगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये क्लोज नहीं किया गया था, तो क्लोज करने का आपको सिंपल तरीका पता है कैसे हम फाइनली कर देते हैं। फाइनली के अंदर क्या करेंगे, एफओएस डॉट क्लोज कर दें, ठीक है। ये देख सकते हैं क्लोज करने का तरीका होता है, लेकिन फाइनली के अंदर हम यहाँ पे क्लोज नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते हैं तो ट्राई के अंदर इस टाइप से लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज कर देगा, ठीक है। ये एडवांस मेथड होता है, ये हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे मैंने जो ये रन किया था, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होता है, ये यूज किया जाता है परफॉर्म इनपुट आउटपुट। ये 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है। दे आर यूजफुल द हैंडलिंग टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए। ये बिल्ट इन अराउंड द रीडर एंड राइटर क्लासेस होती है। देयर सब क्लासेस जैसे फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर एंड बफर राइटर। जैसे मैंने बताया ये कैरेक्टर को रीड और राइट करने के लिए, बट ये थोड़ा मोर इफिशियंट होते हैं बफर्स के थ्रू अगर कैरेक्टर को, तो इसीलिए बफर रीडर और बफर राइटर के थ्रू हमने उस टाइम पे जो पहला प्रोग्राम बताया था वो बफर रीडर और बफर राइटर के थ्रू बताया था। तो अगर मैं फाइल रीडर की बात करूं तो फाइल रीडर से कैसे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने क्या किया, फाइल रीडर के थ्रू एक फाइल को रीड किया input.txt और उसको यहाँ पे पूरी कंप्लीट रीड कर लिया। रीड करने के बाद में यहाँ पे उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया और अगर कोई एरर आएगा तो इसको यहाँ पे शो कर दूंगा। ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे फाइल राइटर क्या करता है। फाइल राइटर यहाँ पे मैंने दोनों एक्सेप्शन को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। फाइल राइटर यहाँ पे इनपुट आउटपुट को भी इंपोर्ट कर लिया और इनपुट आउटपुट से एरर आने वाली है जो एक्सेप्शन, वो भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्लास बना ली, पीएसवीएम कर लिया, यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया, यहाँ पे फाइल को ओपन किया। अगर फाइल अवेलेबल है तो वो ओपन हो जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो क्रिएट करेगा, देन ओपन करेगा। उसके बाद में यहाँ पे डेटा को राइट कर देगा और राइट करने के बाद में अगर कोई उस टाइम पे एरर आती है, अगर कोई अनवांटेड एरर आई जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, देन यहाँ पे ये कैच वाली एक्सेप्शन रन हो जाए, ठीक है। अगर मैं बफर रीडर की बात करूं तो बफर रीडर कैसे यहाँ पे काम करता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बफर रीडर को यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे फाइल रीडर के थ्रू मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट वेट अ मिनट, यहाँ पे फाइल रीडर के साथ में एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी से यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन इसको br डॉट लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये नल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल उस लाइन को प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये एक एक लाइन को रीड कर रहा है और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। समझ में आया ना। तो बफर रीडर किस लिए यूज किया जाता है, तो br डॉट रीड लाइन, अगर आप रीड लाइन करते हैं तो यहाँ पे पूरी हम लाइन को रीड करते हैं, और अगर यहाँ पे रीड लाइन करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे अगर आप रीड करते हैं तो एक एक कैरेक्टर को रीड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि रीड लाइन और रीड में क्या डिफरेंस है। और वहीं पे देख सकते हो अगर कोई भी एरर आएगा तो ये सेक्शन को यहाँ पे थ्रो कर दिया जाए। अगर बफर राइटर का यूज करना होगा तो बफर राइटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बफर राइटर लिखेंगे, बफर राइटर या फाइल राइटर, तो फाइल राइटर के थ्रू हम उसको ओपन करेंगे। और अगर वो ओपन नहीं होगी, वो फाइल नहीं होगी, तो सिंपल ये क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, सॉरी पहले क्रिएट करेगा फिर ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसमें ये कंटेंट जो है वो डाल देगा। डालने के बाद में सिंपल उस फाइल को क्लोज कर देगा। अगर कोई एरर आएगा तो इसको यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो बेसिकली देख सकते हो सभी में खाली नेम चेंज हो रहा है इस वाले का, और काम सभी का उसी टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो फाइल्स को यहाँ पे लेकर के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रीड करता हूँ फाइल रीडर से मैं रीड करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे मिनट, यहाँ पे फाइल का नेम चेंज, जिससे यहाँ पे कोई एरर ना है क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ये कोड आ चुका है किसका, फाइल रीडर के थ्रू फाइल को एक्सेस कर। तो इनपुट डॉट टीएक्सटी यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पे जब रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर दे रहा है कि फाइल इनपुट की जो फाइल है वो यहाँ पे है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट डॉट टीएक्सटी बनाना पड़ेगा। इनपुट डॉट टीएक्सटी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, इसके अंदर लिखूंगा हेलो, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तब देखता हूँ क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हो हेलो आ चुका है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है इनपुट से कैसे फाइल को एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम है, उसके बाद पीएसवीएम है, फिर यहाँ पे फाइल रीडर है, फाइल रीडर के बाद में यहाँ पे वाइल लगा दिया, यहाँ पे सिंपल कैच कर दिया। अगर कोई भी एरर आएगा और नहीं आता है देन ये अपना यहाँ पे काम करता रहेगा। ये वाला लूप क्या करता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर को यहाँ पे ले रहा है और उसको लेने के बाद में मैं तो प्रिंट कर रहा हूँ।
अगर ऐसे यहाँ पे अगर समझ में आ गया होगा तो मैं यहाँ पे फाइल राइटर को नहीं करने वाला हूँ, ऐसे मैं बफर रीडर को भी नहीं करने वाला हूँ, और मैं ये लास्ट वाला जो है बफर राइटर को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो एक को समझ जाएंगे तो सभी को समझ जाएंगे, बस उनके नेम चेंज करने हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख करता हूँ और यहाँ का नेम चेंज, आपको यहाँ पे क्लास का नेम चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद में देख सकते हो ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या होगा कि मैंने देखो फाइल राइटर के थ्रू इसको रीड कर रहा हूँ, रीड करने के बाद बफर रीडर के अंदर डाल रहा हूँ, डालने के बाद में जो भी होगा इस कंटेंट को, सॉरी, बफर राइटर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में इसके अंदर राइट कर दूंगा, राइट करने के बाद में सिंपल इसको फाइल को क्लोज कर दूंगा। अगर क्लोज करने के टाइम पे कोई या राइट करने के टाइम पे कोई एरर आएगा तो ये एक्सेप्शन, कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने किया तो यहाँ पे एक example.txt थी, इसके अंदर हेलो था, लेकिन हेलो की जगह अब क्या आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। कि पहले हेलो था एग्जाम्पल में, अभी आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या डाला था, हेलो, लेकिन अब क्या हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। तो जो बफर राइटर होता है या फाइल राइटर होता है, ये क्या करता है, जो आपकी फाइल में पूरा काम, मतलब जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको पूरा हटा देगा, फिर उसके बाद वो अपना डालेगा। तो अगर आप कहते कि आप इसमें हेलो डाले थे तो हेलो हेलो वर्ड आना चाहिए था ना, हेलो तो रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये अपेंड नहीं करता है। ये सिंपल क्या करता है, जो आपकी फाइल होगी उसको पहले इम्पोर्ट करेगा, उसके बाद में वो डालेगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग को। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इज अ फीचर ऑफ जावा एंड दैट अलाउज द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर थ्रेड्स। जैसे हमारे पास जब 2 से ज्यादा, 2 और मोर थ्रेड जब हम एक साथ में रन करते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक इसेंशियल होता है किसको, परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एंड इफिशियंटली यूटिलाइजिंग द सीपीयू। हम ये यूटिलाइज करता है इफिशियंट सीपीयू को, और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम थ्रेड को यूज नहीं करेंगे तो पहले एक कंप्लीट होगा प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर तीसरा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तो ये हो सकता है ये पैरेलल ही ये सभी एग्जीक्यूट हो जाए एक ही टाइम पे। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इस थ्रेड को आप एक टाइप से प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ में रन करना ही क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग होगा। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा थ्रेड के बारे में बात करते हैं। थ्रेड क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जिसने भी ओएस पढ़ा होगा उनको सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि थ्रेड क्या होता है। एंड दैट कैन बी शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल किए जाते हैं, एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जो जावा है उसमें क्या होता है, थ्रेड क्लास रिप्रेजेंट द थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे अगर आपको थ्रेड को यूज करना है, देन यू रिक्वायर्ड अ थ्रेड क्लास। आपको क्लास तो बताइए कैसे, और थ्रेड क्लास से अगर आपको कोई एक थ्रेड बनाना है तो कैसे बनाते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे थ्रेड यहाँ पे लिख देंगे T1 मतलब पहली थ्रेड, आगे क्या लिखते हैं, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, थ्रेड। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल करके हम सब लोग सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको थ्रेड समझ में आ गया होगा। जब थ्रेड समझ में आ गया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लाइफ साइकिल को समझना, कि लाइफ साइकिल कैसे यहाँ पे काम करती है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो आपको क्या होता है, यहाँ पे न्यू, आपकी थ्रेड कैसी होगी, न्यू होगी, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग में क्या होगी, थ्रेड न्यू होगी। जहां से प्रोग्राम स्टार्ट्स द थ्रेड, जहां से स्टार्ट होती है थ्रेड, उसको बोलेंगे न्यू स्टेट। यहाँ पे ये न्यू स्टेज होगी। फिर उसके बाद थ्रेड कहाँ पे चली जाएगी, रनेबल स्टेट में। कहाँ पे चली जाएगी, रनेबल स्टेट में, ठीक है। ये रनेबल स्टेट है। अब जब रनेबल स्टेट पे पहुंच गई, देन उसके बाद में अब वो थ्रेड क्या है, वो वेट कर रही है, मतलब यहाँ पे शेड्यूल हो चुकी है। यहाँ पे क्या हो चुकी है, शेड्यूल हो चुकी है। अब इसको रन होने को बाकी है, या रन हो रही है, ठीक है। अब रन होने टाइम पे सपोज ये रन हो रही थी, वहीं पे क्या हुआ कि अब देखो इसको कोई यहाँ पे जैसे ये सपोज रन हो रही है, ठीक है। रन होने के साथ में यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब देखो यहाँ पे जब ये रन होती रही, ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये रन होने के लिए रेडी हो रही थी, तभी इसको पता चला कि अभी जो रिसोर्स ये यूज करने वाला है थ्रेड, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक यहाँ पे नोटिफाई नहीं होता है, जब तक यहाँ पे उसको रिसोर्सेज मिलते नहीं है। समझ में आया ना, तब तक ये वेट करता रहेगा। और ये वेट एक इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मिले ही ना। समझ में आया ना, अगर रिसोर्स वो छोड़ेगा ही नहीं तो ये कैसे रन कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वेट कर रहा है। ये इनफाइनाइट टाइम तक भी रह सकता है। लेकिन ये टाइम्ड वेटिंग क्या होता है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा थ्रेड होती है, 2 और मोर थ्रेड,
ठीक है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जब हम दो फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करते हैं या हम कॉपी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रन हो रहा होगा, एक यहाँ पे रन होगा। तो कभी देखा होगा कि 3 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होगी और 3 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होती है, या 4 सेकंड के लिए ये डाउनलोड होगी या फिर 4 सेकंड के लिए ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्ड वेटिंग है कि थोड़ी देर के लिए इसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो यही है कि जब हमारे पास 2 से ज्यादा थ्रेड्स होती हैं तो उनके बीच में टाइम्ड वेटिंग लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो हमारी दोनों थ्रेड है वो एक साथ में पैरेलली क्या हो, रिसोर्सेज शेयर करके और साथ में ही डाउनलोड हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वेट और स्लीप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये टर्मिनेट करने के लिए आपको पता ही हो गया, जब हमारी कोई भी रनेबल स्टेट में थ्रेड है वो रन हो जाती है कंप्लीट, उसका जो प्रोग्राम है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा टास्क क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगी भाई। लेकिन नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी रनेबल स्टेट में कोई भी थ्रेड है या रन कर रही है या वेट कर रही है, ठीक है। सपोज ये वेट कर रही है कि कोई जो रिसोर्सेज, सपोज ये प्रिंटर यूज करना चाहती है, ठीक है, ये स्टेट, लेकिन वहां पे प्रिंटर कोई दूसरा थ्रेड यूज कर रहा है, देन ये कौन सी स्टेट में, ये ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, जब तक ये ब्लॉक रहेगी, कब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक ये रिसोर्स फ्री नहीं होता है दूसरी थ्रेड से। जैसे ये थ्रेड से फ्री हो जाएगा, देन ये क्या होगा, रनेबल स्टेट में ये चली जाएगी, ये अपना क्या हो गया, थ्रेड रन करने लगेगी, अपना जो भी टास्क है वो काम करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सिंपल आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको न्यू स्टेट होगी थ्रेड की, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये रनेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। रनेबल स्टेट में जाने के बाद में ये या तो वेट करेगा, ठीक है, वेट करेगा अगर कोई चीज ऐसी जो रिसोर्सेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम्ड वेटेड, आपको टाइम्ड वेटेड पता है, जब 2 और मोर थ्रेड होती है एक साथ में एग्जीक्यूट की जाती है, तो वहां पे हम टाइम्ड वेट लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। अगर कोई भी स्टेट है या कोई भी थ्रेड है जो कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। और उसके बाद में अगर कोई भी रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है जो यहाँ पे थ्रेड यूज करना चाहती है, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगी, वो ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अगर आप ये भी बनाएंगे और तब भी ये क्या होगा, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला बनाना है, ठीक है, तो आप उस टाइप से भी बना सकते हैं। तो चलिए इनके थोड़े से जो यहाँ पे देख सकते हो, अ थ्रेड इन जावा गोज थ्रू द सेवरल स्टेजेस, इसमें सेवरल स्टेजेस होती हैं। तो इसमें से सबसे पहली कौन सी होती है, न्यू। यहाँ पे हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं बट स्टार्ट नहीं होती है। रनेबल में क्या होती है, ये थ्रेड इज रेडी टू रन और वेटिंग फॉर द सीपीयू। जैसे अगर कोई थ्रेड दूसरा यूज कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वेट करेगा सीपीयू, ठीक है, कि इस थ्रेड को, इसी को शेड्यूलिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो वेट करता है सीपीयू के लिए, यहीं पे शेड्यूलिंग की जाती है ना। तो यहीं पे ब्लॉक क्या कर देता है, थ्रेड इज वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज। जब कोई भी थ्रेड वेट करता है रिसोर्सेज का, तो वहां पे वेट ब्लॉक कर दिया जाता है। और वहीं पे वेटिंग क्या होता है, थ्रेड इज वेटिंग इनडेफिनेटली फॉर द another thread to perform a particular action। जैसे कोई भी एक्शन another thread परफॉर्म कर रही है, तो जो हमारी करंट थ्रेड है वो क्या करेगी, वेट करेगी। समझ में आया ना। टाइम वेटिंग क्या होता है, थ्रेड इज वेटिंग फॉर द another thread to perform an another action for up to specify वेटिंग टाइम। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इससे ज्यादा आपको ये जो है रिसोर्सेज या सीपीयू का टाइम नहीं मिलेगा। 3 सेकंड के बाद में आपको इसको जो है क्या करना है, कंट्रोल दे देना है। समझ में है ना। और यहीं पे टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेटेड में जहां पे थ्रेड फिनिश हो जाती है उसका एग्जीक्यूशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटेड स्टेज, ठीक है। तो ये हमारी कुछ लाइफ साइकिल होती है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिख दिया है। अगर आपको सच में नोट्स चाहिए देन आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे जाकर के वहां पे कमेंट करेंगे या हमें डीएम करेंगे, देन मैं जरूर आपको यहाँ पे नोट्स दूंगा, ठीक है। वेल यहाँ पे देख सकते हो, थ्रेड को अगर क्रिएट करना है तो कैसे आप थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास जावा में 2 वेज हैं। तो कौन कौन से 2 वेज हैं, तो सबसे पहला जो वे है वो है, आप क्या कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, क्लास को एक्सटेंड करके, एंड दूसरा किसको, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इंप्लीमेंट किसको कर सकते हो, रनेबल स्टेट को, ठीक है, रनेबल यहाँ पे इंटरफेस होता है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड क्लास किसकी, क्लास यहाँ पे थ्रेड क्लास को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करके भी आप बना सकते हो। तो देखो ये मैंने क्लास के थ्रू बनाया, तो मैंने थ्रेड को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे माई थ्रेड बन गई। इसके अंदर एक रन नाम का फंक्शन होता है जिसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ओवरराइड पता ही होगा क्या होता है, जो थ्रेड के अंदर मेथड है उसको मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे बस। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे t1 नाम से यहाँ पे क्या किया, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर ली। और उसके बाद में यहाँ पे t1 डॉट स्टार्ट, मैंने बताया था न्यू स्टेट होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रनेबल स्टेट होती है ना।
तो जब न्यू स्टेट पे पहले यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, जब स्टार्ट करेंगे तो वो थ्रेड रन होने लगेगी, और जो रन होने लगेगी वो रन मेथड किसके अंदर होता है, स्टार्ट मेथड के अंदर ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वाले मेथड को रन करना है देन आपको सिंपल t1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस थ्रेड वाले जो यहाँ पे थ्रेड वाला मेथड है इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फोल्डर को ओपन कर लूंगा। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं VS कोड को ओपन करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको फाइल बना करके दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम होगा माई थ्रेड। ठीक है, .java। ठीक है, फाइल बना ली, फाइल बनाई तो उस जो फाइल है उसकी क्लास बन गई है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको भी पता है, मैंने बताया था थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास बेस है। ये कौन से बेस है, मैं क्लास के थ्रू यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्लास बेस थ्रेड। ओके, क्लास बेस थ्रेड होने वाली है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास बेस थ्रेड बन जाएगी तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे void रन नाम का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेथड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओवरराइड मेथड कर रहा हूँ। ठीक है, साउट एंड दिस इज थ्रेड रनिंग। ठीक है, यहाँ पे थ्रेड को रन करेगा। यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे क्विक फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करेंगे, अब उसके बाद में आप psvm कर सकते हैं। psvm किया, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट करेंगे। तो थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, जो आपकी क्लास है माई थ्रेड, उसके बाद में यहाँ पे m1 कर लूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे न्यू करूंगा, और यहाँ पे माई थ्रेड कर दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद में अब सिंपल क्या कर सकते हैं, m1 डॉट स्टार्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देन यहाँ पे ये क्या होगा, थ्रेड यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, थ्रेड रनिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मेथड होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप थ्रेड क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेट मिनट, थ्रेड इज रनिंग यहाँ पे काम करने लगा है, जबकि यहाँ पे स्टार्ट मेथड यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन ये क्या होता है, इनहेरिट किया है ना थ्रेड को, इसीलिए ये जितने भी मेथड्स है यहाँ पे आ चुके हैं। जब स्टार्ट कॉल करते हो तो स्टार्ट के इनसाइड ही हमारा कौन सा मेथड होता है, रन मेथड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो रन होता है यही हमारी थ्रेड को रन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लास बेस समझ में आया होगा। मैं इसको क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कमेंट करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देखने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बाय इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, जो रनेबल इंटरफेस होता है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास को थ्रेड को बना सकते हैं। यहाँ पे माई रनेबल बना लिया। ठीक है, क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है क्या, रनेबल को, और यहाँ पे देख सकते हो रन को मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहीं पे सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, क्लास बना लिया माई थ्रेड के बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, इंप्लीमेंट कर लूंगा किसको, अब यहाँ पे रनेबल को मुझे इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले को यहाँ सॉरी रन को यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट करके आप जो भी चाहे वो यहाँ पे इस थ्रेड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इट, ठीक है, या दिस इज रनिंग, यहाँ पे रनिंग लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, psvm कॉल कर लेंगे। psvm के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माई थ्रेड बना लेंगे। माई थ्रेड m1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू, और यहाँ पे माई थ्रेड क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, m1 डॉट स्टार्ट करूंगा। m1 डॉट स्टार्ट जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे ये माई थ्रेड कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्रिएट करनी पड़ेगी। थ्रेड t1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर लेना है। थ्रेड के अंदर आपको सिंपल क्या पास करना है, m1 पास करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट, क्या करेंगे, t1 डॉट स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पे काम करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नई थ्रेड को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे काम हो चुका है। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं ये वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, थ्रेड वाला, क्लास बेस। ओके, अगर आपको यहाँ पे क्लास को थ्रेड को क्रिएट करना समझ में आएगा कि कैसे हम यहाँ पे थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया कि मैंने क्लास के थ्रू थ्रेड को क्रिएट करना सीख लिया, और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को। तो ये दोनों चीजें मैंने देख ली, इंटरफेस क्या होता है और क्लास क्या होती है, और कैसे एक्सटेंड करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं। वो अगर आपको देखना है तो पहला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट चीज है
वो हमारी है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल थ्रेड रनिंग, मतलब एक साथ में मल्टीपल थ्रेड को रन करना इन द पैरेलल मैनर। तो कैसे आप मल्टीपल थ्रेड्स को रन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली माई थ्रेड, जिसमें एक्सटेंड किया मैंने थ्रेड को, और यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट स्ट्रिंग थ्रेड नेम, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे स्ट्रिंग है जिसमें यहाँ पे थ्रेड का नेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, कंस्ट्रक्टर का यूज किया। आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो थ्रेड का नाम हो वही लिख करके और यहाँ पे वैल्यू को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रन वाले मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ, और ये मेथड रन वाला मेथड किसका है, थ्रेड का है ना, थ्रेड इज द पेरेंट क्लास, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो थ्रेड के अंदर यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ये फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन 5 i प्लस प्लस, यहाँ पे थ्रेड इज रनिंग करेगा, और यहाँ पे ट्राई कर रहा है थ्रेड को स्लीप करने का, मतलब यहाँ पे 500 मिली सेकेंड रुकेगा हर एक थ्रेड, ठीक है। और अगर कोई भी एरर आएगा तो ये ट्रैश को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेगा, जब यहाँ पे वो पूरी थ्रेड यहाँ पे क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख जाएगा थ्रेड, जो थ्रेड होगी वो थ्रेड यहाँ पे फिनिश्ड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 3 इंस्टेंस बनाए थ्रेड के, तीनों पैरेलल रन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे इनका क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं इस कोड को यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इस थ्रेड को, इस कोड को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लिया हूँ। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास माई थ्रेड है जो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड का नेम ले लिया जो थ्रेड होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से सेट कर दिया, ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यू को सेट करेगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे ये क्या है, ये ओवरराइड कर रहा है, यहाँ पे आप @ ओवरराइड एनोटेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये बता रहा है कि ये जो पब्लिक रन मेथड है ये ओवरराइड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने PSVM लिखा, इसके अंदर मैंने 3 थ्रेड्स की, ये किस लिए होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे क्रिएटिंग थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, रनिंग थ्रेड, यहाँ पे क्या हो रही है, रन करी जा रही है थ्रेड को, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो जो रन मेथड, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के अंदर ही नाउ रन मेथड इनसाइड द रन स्टार्ट मेथड, ठीक है। स्टार्ट जब आप रन करते हैं तो उसी के अंदर रन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो फॉर i 0 to रन, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हर एक वैल्यू यहाँ पे रन होगी, और 5 सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड मतलब 500 मिली सेकेंड का यहाँ पे स्लीप लेगा, और हर एक थ्रेड को रन करने के बीच, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कोड को रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे हर एक थ्रेड क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो जो थ्रेड 3 थी पहले रन हुई, जबकि थ्रेड 3 जो है वो सबसे बाद में यहाँ पे रन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, पैरेलली कोई भी रन हो सकते हैं। पहले थ्रेड 3 रन हुई, फिर ये रन हुई, फिर ये रन हुई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 1 वाला, फिर देखो 2 वाला 1 हुआ, यहाँ पे देखो कोई फिक्स नहीं है। तो पहले देखो 2 वाली फिनिश हुई, फिर 1 वाली फिनिश हुई, फिर 3 वाली फिनिश हुई, लेकिन स्टार्ट सबसे पहले कौन हुई थी, 3, फिर 2 1। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले स्टार्ट हुई वही फिनिश होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थ्रेड क्या हुई, देखो अगर ऐसा होता तो अभी जैसे मैंने 3 थ्रेड की, तो ये सपोज ये कितना लिया, 5 वैल्यूज को रन करने के लिए ये कितना लिया, 5 सेकेंड लिया, कितना लिया, 5 सेकेंड लिया। और ये कितना लिया, 10 सेकेंड लिया, ठीक है। और ये कितना लिया, 15 सेकेंड लिया, ठीक है। 15 सेकेंड तक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब हम इससे करते हैं तो ये सभी तीनों एक ही साथ में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये साथ में पैरेलली रन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कैसे यहाँ पे ये पैरेलली रन करे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे काम करते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड को एक साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे यहाँ पे करेंगे वो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन कर दिया है। मैं फिर से इस मेथड को बताऊंगा कि रन वाले मेथड कैसे काम कर रहा है। जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये रन वाला मेथड यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक जाता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक थ्रेड जो है वो कितनी बार चल चुकी है, चलने के बाद में मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स को यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, जिससे हम यहाँ पे बता पाए कि ये इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 सेकंड का गैप लगा रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल पाए कि वो कौन सी थ्रेड पहले रन हो रही है, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद में जब यहाँ पे थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हैज फिनिश्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे थ्रेड प्रायोरिटी की बात करता हूँ। तो थ्रेड प्रायोरिटी क्या होता है, ईच थ्रेड इन द जावा हैज अ प्रायोरिटी दैट हेल्प्स द थ्रेड शेड्यूलर डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द थ्रेड एग्जीक्यूशन। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो थ्रेड है
जो थ्रेड है, जैसे हमारे पास थ्रेड कितनी हो सकती है, सपोज एक T1 थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, एक T3 थ्रेड है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों थ्रेड की क्या करता हूँ, प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ। क्या सेट कर सकता हूँ, प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में होती है। तो अगर कोई भी 1 है तो वो सोच लो वो मिनिमम प्रायोरिटी पे है, ठीक है। अगर 10 है तो वो उसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है, और जो यहाँ पे अगर 5 पे है तो वो नॉर्मल प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कौन पहले एग्जीक्यूशन होगा, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रायोरिटी थ्रेड यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रन मेथड यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, जो कि यहाँ पे गेट प्रायोरिटी का, यहाँ पे देखो थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड, जो हमारी थ्रेड है उसका करेंट थ्रेड यहाँ पे मेथड लिया, उसके अंदर एक और मेथड होता है गेट प्रायोरिटी। ये क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी की वैल्यू देगा कि उसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे PSVM लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने थ्रेड को क्रिएट किया, और थ्रेड को क्रिएट करने के बाद उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी कि इसकी प्रायोरिटी सेट 10 है, 10 के बाद में स्टार्ट कर दिया, बस यहाँ पे रन कर दिया। बस सिंपल क्या है कि एज इट इज बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे प्रायोरिटी को मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी रन करके दिखा देता हूँ ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, सेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रन कर दूंगा। यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने रन मेथड किया, ये क्या करेगा, थ्रेड बताएगा कि कौन सी प्रायोरिटी वाला पहले रन हुआ है, और यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी को सेट कर रहा हूँ। तो पहली वाली थ्रेड का 10 सेट कर रहा हूँ और दूसरी वाली का 1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं रन करने के बाद बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे पहले आपकी 1 वाला थ्रेड रन हुआ है, और दूसरा कौन सा रन हुआ है, यहाँ पे 10 वाला, ठीक है। चलो मैं इसको दे देता हूँ, मैं इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 7, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 5, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ 8। तो अब देखता हूँ कौन सा पहले रन होगा। तो यहाँ पे 7 वाला पहले रन हुआ और 8 वाला बाद में। चलो अब मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 6, ठीक है। अब देखता हूँ कौन सा पहले रन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले 7 वाला रन हुआ, फिर 6 वाला रन हुआ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी टाइप से कहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो हो सकता है कंप्यूटर के हिसाब से हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि जब जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 10 के आसपास होगी, वो वैल्यू हमारी वो वाली थ्रेड पहले रन होगी। लेकिन ये हमारा जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे ये क्या होता है कि सही नहीं आता है। लेकिन इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। क्योंकि जब आप कंपनीज में जाएंगे तो वहां पे आपको ये एग्जैक्ट मिलेंगे। हो सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा होगा, या फिर कोई यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसेस है उनकी वजह से आ रही हो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है। लेकिन जब आप रन करने जाएंगे तो वहां पे थोड़ी सी आपको हो सकता है प्रॉब्लम दिखे, तो आपको उसको घबराना नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है आपको उसको पढ़ना है। अगर एग्जाम में आएगा तो यही लिखना कि जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, सॉरी, वो पहले रन होगा, जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी होगी वो बाद में रन होगा, ओके। और जिसकी नॉर्मल प्रायोरिटी होगी वो नॉर्मल पे रन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको थ्रेड प्रायोरिटी समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स सब अच्छे लगते हैं देन लाइक करना ना भूलें, ओके। और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आपको सिंपल मुझे डीएम करना है, मैं आपको सिंपल आपको क्या कर दूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्या है कि अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 रन मैथड जो है कंकरेंट रन करवाना चाहता हूँ। जो ये 2 मैथड है, हम यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक से सम कराना चाहता हूँ। एरे की जो वैल्यूज है, जो एरे की वैल्यूज होंगी उनको मैं सम कराऊंगा, और दूसरे के साथ में दूसरा जो थ्रेड होगा उससे मैं क्या कराऊंगा, जो एरे में वैल्यूज है उसमें से इवन कौन सी वैल्यूज है और ऑड कौन सी वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड यहाँ पे करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सम करने के लिए एक थ्रेड क्रिएट कर ली, जो कि ये कौन सी थ्रेड होगी, ये थ्रेड क्या करेगी, सम कर रही होगी, ठीक है। और एक और मुझे थ्रेड बनानी है, वो कौन सी थ्रेड होगी, वो इवन और ऑड को फाइंड आउट करेगी। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स ले लिए। जो नंबर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो ये नंबर्स है, अब ये नंबर्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, देखो मैंने सम थ्रेड कर दिया। सम थ्रेड के अंदर यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूँ, मतलब एरे ले रहा हूँ, एरे को नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स ले लिया, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने क्या किया, सेट कर दिया ये नंबर्स में वैल्यूज, ठीक है। अब ये वैल्यूज मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप तो आपको पता ही होगा, ये वाला फॉर लूप मैंने बताया नहीं है। तो ये वाला फॉर लूप आपको ये कहता है इटरेटर फॉर लूप होता है। ये हर एक वैल्यू को लेगा, किसमें से, नंबर्स में से, ठीक है, नंबर्स में से ले लेगा। और ये क्या करेगा, नंबर्स में से लेने के बाद में देखो हर एक वैल्यू कहाँ, सिंगल वैल्यू नम में होगी। तो ये क्या करेगा, जिनको पाइथन आती होगी वो बहुत अच्छे से इस वाले लूप को समझ सकते हैं। सम प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम। तो हर एक वैल्यू जो होती है यहाँ पे सम हो जाएगा, तो टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे सिंपल क्या करेगा, सम कर देगा। तो यहाँ पे ये जो रन है ये क्या है, ये ओवरराइड मेथड है। ये मैंने क्या किया है, ओवरराइड किया है। क्या किया है, ओवरराइड किया है मेथड को।
ठीक है। और ये जो मेथड है ये क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये हमारी थ्रेड कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करने वाली है, समझ में आया। और वहीं पे देख सकते हो दूसरी थ्रेड है, ये क्या करता है, ये इवन और ऑड को फाइंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स मिल गए। अब यहाँ पे जो नंबर्स मिल गए, तो यहाँ पे देख सकते हो वो नंबर्स को मैंने क्या किया, नंबर्स जो है उनको क्या किया, कंस्ट्रक्टर से मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने एरे बनाया था, तो मुझे जो एरे मिलेगा वहां से दिया जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से सेट कर लिया। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर्स के लिए क्या करूंगा, वो जो नंबर होगा, देख सकते हो यहाँ पे जो नम आ रहा है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसे मैं क्या करूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर निकालने थे, ना कि इवन और ऑड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को फाइंड आउट करना था कि कौन से नंबर इवन है। तो मैंने यहाँ पे इवन के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया था और इवन नंबर्स यहाँ पे निकाल लिए, ना कि इवन और ऑड। ओके, अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करना है। अगर आपको प्रिंट करना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, और यहाँ पे देख सकते हो वो दूसरा प्रोग्राम था। तो यहाँ पे अभी तक मैं क्या किया हूँ, इवन थ्रेड बना लिया था। जो इवन थ्रेड क्या होगा, इवन नंबर फाइंड करके देगा, और सम थ्रेड क्या करेगा, जो सम थ्रेड होगा वो सम कैलकुलेट करके देगा। तो मेरे पास देख सकते हो ये एरे है। तो यहाँ पे मैंने सम थ्रेड एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर सम थ्रेड है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सम थ्रेड के अंदर एरे पास कर दिया। अब ये एरे जो मैंने पास कर दिया है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारा यहाँ पे देख सकते हो इस कंस्ट्रक्टर के पास में जाएगा। एज यू कैन सी इस कंस्ट्रक्टर के पास गया, यहाँ से वैल्यू सेट कर दिया, वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया। देन यहाँ पे देख सकते हो क्या काम होने वाला है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये सम थ्रेड क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगी देन ये क्या करेगा, रन मेथड को कॉल करेगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये रन मेथड को यहाँ पे कॉल करने वाला है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। जैसे ये रन मेथड को कॉल करेगा देन आपका यहाँ पे क्या होगा कि ये सम कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सम कैलकुलेट करके देने वाला है। और इवन थ्रेड जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो ये क्या होगा, ये सम ऑफ जो भी इवन नंबर्स होंगे, जो इवन नंबर्स होंगे एरे में वो कैलकुलेट करके देगा, जैसे 2 4 6 8 10। तो ये हमारी वैल्यूज आने वाली है सम में, और जो इसका टोटल आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 55 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले सम थ्रेड को कॉल किया, फिर इवन थ्रेड को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आंसर क्या आया, पहले इवन थ्रेड आया और यहाँ पे सम ऑफ थ्रेड आया, सम ऑफ नंबर्स आया। तो जरूरी नहीं है कि आपने पहले सम को कॉल किया तो सम का ही आंसर आएगा, लेकिन जब आप थ्रेड का यूज नहीं करते तो वो क्या होता है, लीनियर जो पहले लिखा है वो पहले रन होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में रन होगा। बट थ्रेड के केस में ऐसा नहीं होता है। सपोज एक बार रन करेंगे हो सकता है ये ऊपर आए, और जब दूसरी बार रन करें हो सकता है ये ऊपर आए। तो मैं इस कोड को थोड़ा सा क्या करूंगा, कॉपी कर करके आपको क्या करूंगा, VS कोड में जाकर के इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा देता हूं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लिया हूं। अब इसको कॉपी करने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देना है, ठीक है। इस फाइल का नेम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल फाइल का नेम चेंज कर दूंगा और यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सम थ्रेड को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे सम थ्रेड का क्या हुआ कि मैंने इसको यहाँ पे कॉल नहीं किया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी नहीं किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ठीक है। आप देख सकते हो मैं बस इसको फॉर्मेट करना बचा है, मैं इसको फॉर्मेट कर लिया। तो देख सकते हो सम थ्रेड क्या करता है, यहाँ पे 2 नंबर एरे ले रहा है जो कि कंस्ट्रक्टर से सेट होगा, और ये सम जो होगा, ये इसके आगे प्राइवेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये भाई इसी के अंदर यूज करने वाला हूँ। प्राइवेट और पब्लिक आपको एक्सेस मॉडिफायर्स पता होंगे। यहाँ पे रन क्या करेगा, सम कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। ये सम थ्रेड हो गई। ऐसे यहाँ पे नंबर्स आएंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर लिया। ये जो रन मेथड होगा ये क्या करेगा, जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे मतलब वो इवन नंबर्स हैं, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये इवन थ्रेड आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास एरे है, अब इस एरे के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सम थ्रेड यहाँ पे कर दूंगा। अब इसके अंदर जो एरे है इसमें जो वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज आने के बाद में यहाँ पे जो सम थ्रेड होगा, और ये क्या करेगा, ये जो सम थ्रेड है मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करूंगा ये रन मेथड को कॉल करेगा, रन मेथड को कॉल करेगा। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वाई रन मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि इसके जो रन मेथड होता है, रन मेथड इनसाइड होता है किसके, इनसाइड होता है किसके, स्टार्ट मेथड के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इवन मेथड करूंगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या इसका आउटपुट आ रहा है। हाँ, देख सकते हो इवन नंबर पहले आए और आउट सम ऑफ नंबर बाद में आया। लेकिन अगर मैं दोबारा से रन करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेलेक्ट करके फाइल रन कर दी इसलिए एरर आ गया। यहाँ पे देख सकते हो पहले इवन नंबर आया, फिर ठीक है आपकी अभी भी इवन नंबर पहले आ रहा है, अभी भी इवन नंबर पहले आ रहा है, अभी भी इवन नंबर पहले आ रहा है। यहाँ पे बार बार इवन नंबर पहले ही आ रहा है, एंड बट वाई आई डोंट नो।
देखो ये जरूरी नहीं है कि इवन नंबर पहले आए, ये बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तब भी इवन नंबर हो सकता है। ये क्या, क्योंकि ये इवन नंबर क्यों ऊपर कर रहा है, क्योंकि सम को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इवन नंबर को यहाँ पे 2 4 6 8 ही किया, लेकिन सम ऑफ नंबर यहाँ पे देख सकते हो पहले आ गया। अभी देखो इवन नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 किया, और सम ऑफ नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो पहले आ चुके हैं। तो समझ में आया ना कि जरूरी नहीं है ये कहीं पे भी, ये जब कैलकुलेट हो जाएगा तब यहाँ पे दे देगा, और इनको अगर टाइम लगेगा तो ये दे देगा। मतलब ये कंकरेंटली होते हैं। देखो 2 4 को पहले फाइंड आउट किया, फिर 6 8 10, लेकिन सम ऑफ नंबर यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मल्टीपल थ्रेड्स को यहाँ पे काम करते हैं। जब मैं वेब टेक्नोलॉजी का जब मैं दे रहा था, एग्जाम दे रहा था, तो वहां पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कैसे आप दो कंकरेंट आप थ्रेड्स को कैसे आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, जो कि सम निकाल रही हूँ एक एरे का, और इवन नंबर्स निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो जब वेब टेक्नोलॉजी में पूछा गया था, तो इससे क्या है कि आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और वहीं पे आपको यहाँ पे हो सकता है जो वेब टेक्नोलॉजी में पूछा गया है तो इस टाइम पे भी यहाँ पे पूछा जाए, क्योंकि सेकेंड यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो थ्रेड ही होने वाला है और एक्सेप्शन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आई होप आपको समझा पाया हूँ कैसे यहाँ पे थ्रेड्स काम करती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स की बात करता हूँ। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है ओनली वन थ्रेड एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्सेज एट अ टाइम। ये क्या करता है, जैसे आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, अब उस रिसोर्सेज को क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। जिसने भी ओएस को पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएगा, एंड दे विल इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। और यहाँ पे प्रिवेंटिंग करता है रेस कंडीशंस को, और रेस कंडीशन मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, जिसको ओएस आ रही होगी वो समझ जाएगा, नहीं तो फिर मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है मैं उससे भटक जाऊंगा। सो यहाँ पे मार्किंग अ मेथड एज अ सिंक्रोनाइज अलाउ वन मेथड, और ये क्या करता है, मार्क कर लेता है कि एक मेथड जो थ्रेड है काम कर रहा है वो तब तक काम करता रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है एट अ टाइम फॉर अ गिवन इंस्टेंस। वहीं पे ईच ऑब्जेक्ट हैज अ इंट्रिंसिक लॉक, यहाँ पे एक इंट्रिंसिक लॉक आपको पता होगा लॉक के बारे में, जो कि ओएस में है, आप इस टाइम पे पढ़ भी रहे होंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। A thread acquires this lock and when entering a synchronized method or block and making other thread wait, और यहाँ पे क्या करता है, other thread तब तक वेट करता रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत जगह पे ऐसे क्रूशियल फॉर द थ्रेड सेफ ऑपरेशन, यहाँ पे थ्रेड सेफ ऑपरेशन होते हैं, और प्रिवेंटिंग करता है इनकंसिस्टेंसी एंड एरर ड्यूरिंग द कंकरेंट एक्सेस, एरर करता है ड्यूरिंग द कंकरेंट। सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से स्टार प्रिंट, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको हैश प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर क्या करते हैं कि थ्रेड से रन करते हैं, इसको अलग प्रोसेस को रन करते हैं, इसको अलग करते हैं, क्योंकि हम दोनों थ्रेड को क्या पैरेलल एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब रन करेंगे तो स्टार हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फिर से यहाँ पे स्टार आ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है हैज आ जाए, फिर हैज आ जाए, फिर हैज आ जाए। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो हम पैटर्न बनाना चाहते हैं, क्या कैन बी अचीव दिस, नो, क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये प्रिंट कर रहे हैं एक बार में, तो पहले ये प्रिंट करें फिर ये प्रिंट करें। तो हियर वी रिक्वायर्ड अ सिंक्रोनाइजेशन, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो स्टार है उनको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटिंग नाम का क्लास बना लिया। ये क्या कर रहा है, वॉइड प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर लेगा जो आपको प्रिंट करना है, वो 10 कैरेक्टर इधर प्रिंट कर रहा होगा, और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को लेकर के मतलब कुछ इस टाइप का यहाँ पे थ्रेड बनाने वाला है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब 10 लाइंस तक, ठीक है। और ये आप यहाँ पे पैटर्न समझ सकते हैं, और मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। ये जो पैटर्न है ये 10 लाइन तक जाएगा, और ये जो है हर एक जो लाइन में क्या होगा उतने ही स्टार प्रिंट, पहले वाले में पहला स्टार, दूसरे में दूसरा स्टार, तीसरे में तीसरा स्टार, ऐसे 10 स्टार तक प्रिंट करेगा अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर स्टार पास कर, ठीक है। वहीं पे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अब देखो यहाँ पे क्लास क्या बना दिया, प्रिंट थ्रेड। अब मैं यहाँ पे प्रिंट थ्रेड नाम से है, यहाँ पे थ्रेड बन रहा है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग थ्रेड, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ch इसको ch कर लिया। अब यहाँ पे प्रिंटिंग थ्रेड, अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, यहाँ पे प्रिंटिंग थ्रेड को पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास को पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे कैरेक्टर को पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दिस डॉट प्रिंटिंग, यहाँ पे एक प्रिंटिंग थ्रेड मिल जाएगा। ये जो प्रिंटिंग थ्रेड मिल जाएगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे ये सेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉइड रन, और यहाँ पे प्रिंटिंग डॉट प्रिंट और ch को, मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, इस वाले को कॉल कर दिया, इस प्रिंट वाले मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है, इस वाले मेथड को कॉल कर दिया। ये सिंपल क्या करेगा, प्रिंट करेगा।
और जो ये रन वाला है ये क्या है, ओवरराइड मेथड है किसका, थ्रेड का, जब स्टार्ट करेंगे तब ये कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड का यहाँ पे सिंक थ्रेड है। अब यहाँ पे पीएसवीएम आ जाएगा। पीएसवीएम के अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और प्रिंट थ्रेड के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, इस तो प्रिंटिंग मेथड को जो मुझे पास करना है। क्यों पास करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो इससे पास होगा। समझ में आ गया होगा। अब मैं पहले 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, फिर मैं 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मैं थ्रेड ए को स्टार्ट करूंगा, थ्रेड बी को स्टार्ट करूंगा, तो दोनों यहाँ पे काम हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ, जिससे यहाँ पे आपको ये सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रन किया। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज कर देना है, जिससे आपको यहाँ पे आपको फाइल का नाम क्या लिखना है, प्रिंट थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नाम प्रिंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देखो, प्रिंटिंग मेथड तो आपको पता ही है, स्टार प्रिंट करने के लिए यूज किया गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास बना ली, क्लास को यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और ये क्लास किस लिए है, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वॉइड पब्लिक रन ये वाला मेथड क्या करेगा, ये सिंपल इसको प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग डॉट प्रिंट करेंगे जो कैरेक्टर होगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे प्रिंट थ्रेड नहीं, सिंक्रोनाइज थ्रेड जो है, सिंथ थ्रेड, ये हमारी फाइल का नेम रहने वाला है। यहाँ पे ये फाइल का नेम रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, 2 थ्रेड को क्रिएट किया, जो कि एक 1 प्रिंट कर रहे होगे, एक 2 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग कर ली। अगर आपको कोई भी मेथड को सिंक्रोनाइज बनाना है, क्या करना है, अगर कोई भी मेथड को सिंक्रोनाइज बनाना है तो उसके लिए आगे मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज लिखना पड़ता है। लेकिन मैं विदाउट सिंक्रोनाइज के यहाँ पे पहले रन करना चाहूंगा। जब मैं यहाँ पे विदाउट सिंक्रोनाइज के रन किया तो देख सकते हो पहले कुछ 1 आए, फिर दूसरी बार में कुछ 2 आए, फिर 1 आए। मतलब क्या, जैसा हम पैटर्न चाहते थे, पहले 1 1 आए, फिर 2 2 आए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, 5 ही करता हूँ, देन आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो इस टाइम पे तो देखो सही आ गए, जैसा मैं चाहता था वैसा पैटर्न आ गया। लेकिन जब मैं दोबारा रन करूंगा तो देख सकते हो अभी भी सही आ रहा है। फिर तीसरी बार जब रन करेंगे तब भी देख सकते हो, अब ये 2 वाला पहले आ गया, फिर ये 1 वाला नीचे आया, फिर देख सकते हो, फिर से यहाँ पे देख सकते हो वही अच्छे से आ रहा है पैटर्न, ठीक है। जब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ पैटर्न अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं पे अभी मैं जब रन करते जाऊंगा तो कहीं पे ऐसी चीज आएगी जहाँ पे ये मिस्टेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मिस्टेक यहाँ पे कर दी, समझ में आना। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब जब एक को मिल जाए तो वो पहले रन हो फिर दोबारा रन हो। तो ऐसा, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज का यूज करना। तो इससे क्या होगा, ये दोनों थ्रेड सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। अगर एक को रिसोर्स मिल गया, ये प्रिंट मेथड मिल गया, तो पहले ये यूज करेगा जो थ्रेड यूज कर रहा होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट थ्रेड को मिलेगा, जिससे क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे बना रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ओएस में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। देखो यहाँ पे पहले सेकंड वाली थ्रेड को मिला, भले ही सेकंड थ्रेड क्या है नीचे है, लेकिन उसको रिसोर्स मिल गए, तो पहले सेकंड थ्रेड, मतलब सेकंड वाला थ्रेड यहाँ पे रिसोर्स कंप्लीट कर रहा है, फिर 1 कंप्लीट कर। अब यहाँ पे हमेशा सिंक्रोनाइज रहेगा, देख सकते हो। अब की 1 को मिल गया तो पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर से मैं दोबारा रन करता हूं तो देख सकते हो अब की से 1 को मिला तो पहले 1 रन हो गया, फिर अभी भी 1 को मिला, अभी भी 1 को मिल रहा, मतलब जिसको पहले मिल जाएगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज का मतलब पता होगा कि हम रिसोर्स को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, कि अगर कोई एक रिसोर्स यहाँ पे यूज कर रहा है तो वो वहां पे यूज करे, उसके बाद में ही यहाँ पे अगला काम करेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज थ्रेड यहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा अलाउज थ्रेड टू कोऑर्डिनेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन वे आर वर्किंग ऑन द शेयर टास्क। जैसे यहाँ पे इंटर कनेक्टेड थ्रेड का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो ये देख सकते हो जो प्रिंट वाला मेथड था, ये क्या है, शेयर कर रहा था, मतलब ये क्या कर रहा था, रिसोर्स को शेयर कर रहा था ना। तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इंटर कनेक्टेड थ्रेड का यूज करते हैं। दिस इज एसेंशियल फॉर द क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड सिंक्रोनाइज मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखो वेट क्या करता है, कॉल द करंट थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड कॉल नोटिफाई। जब तक अनदर थ्रेड को नोटिफाई या नोटिफाई ऑल नहीं किया जाता है ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड मस्ट बी कॉल्ड ऑन द सिंक्रोनाइज कॉन्टेक्स्ट। ये सिंक्रोनाइज कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोटिफाई यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो यूज किया जाते हैं, जैसे वेट, नोटिफाई ऑल, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे वेक्स अप अ सिंगल वेटेड थ्रेड एंड वेटिंग थ्रेड कंटिन्यू आफ्टर और रिक्वायरिंग द लॉक। जब रिक्वायरिंग द लॉक है उसके बाद में जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, उसी को नोटिफाई के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको वेकअप करवाते हैं। वहीं पे नोटिफाई ऑल क्या करता है, वेट ऑल द वेटिंग थ्रेड, जितनी भी यहाँ पे वेटिंग कर रही है ऑल थ्रेड्स, उनको वेकअप कराएगा। और उसके साथ में यहाँ पे क्या करेगा, थ्रेड्स कंटिन्यू 1 एट अ टाइम आफ्टर द रिक्वायरिंग लॉक। और ये क्या करता है, ये थ्रेड्स को कंटिन्यू करता है 1 एट अ टाइम आफ्टर रिक्वायरिंग अ लॉक।
रिक्वायरिंग अ लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफाई ऑल ये सभी थ्रेड को वेकअप करने के लिए, और नोटिफाई एक सिंगल थ्रेड को वेकअप करने के लिए, और वेट क्या करता है, जब कोई भी एक थ्रेड यूज कर रहा है रिसोर्सेज, उसको यहाँ पे क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, या वहां पे इसको रेस्ट पे भेज देता है, या वेटिंग स्टेट में भेज देता है अनदर थ्रेड को, ठीक है। आई होप आपको इंटर कम्युनिकेशन जो थ्रेड का है वो समझ में आया होगा। ये कहाँ पे, जब सिंक्रोनाइज कोई भी थ्रेड को बनाते हैं वहां पे ये काम करता है। तो यहाँ पे जो इंटर कम्युनिकेशन थ्रेड था, सिंक्रोनाइजेशन था, ये थ्रेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको पढ़ के जाने हैं, अगर आपको कहीं से और भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी वहां से पढ़ ले। तो यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट होती है। आपको आई होप सभी चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम पे जाकर के आप सिंपल पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल टेलीग्राम पे जाकर के मुझे डीएम करेंगे तो मैं जरूर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, या पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है जो आपको नहीं आ रहा है, देन मैं आपके लिए हमेशा वहाँ पे रेडी हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, थर्ड जावा यूनिट 3 के साथ में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।